अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होप सो आप सब ठीक हो। और आप बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर भी गो थ्रू कर लिया और कोई क्यूरी डिस्कस नहीं हुई, तो अगेन मैं यही सपोज करूँगा कि आप सब बच्चों को समझ आ गई है। अच्छा, आज हमारा सेकेंड वीक आफ्टर मिड का लास्ट लेक्चर है फाइनेंशियल मार्केट्स का। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी फेमिलियर टॉपिक है, बिकॉज ये क्लास में हमने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम इसको एक दफ़ा थॉरली अगेन डिस्कस करेंगे। सो आज का जो मेजर हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड्स। और इसके बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक ऐसा वे या टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिनेरियो बेस हम बात करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। होता क्या, लेट्स से सपोज एक बंदा है, उसके पास ज़ीरो टाइम पीरियड मतलब प्रेजेंट टाइम में उसके पास 1 लाख रुपीज़ है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने पैसों को फॉर द पर्पज़ टू गेन सम रिटर्न। सो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसको एक चीज़ तो ये पता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने स्टॉक मार्केट जाता हूँ तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ है, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब सबसे पहले आपको ब्रोकर के साथ डीलिंग करना पड़ेगी, अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसके बाद भी करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है क्योंकि उसके पैसे बहुत कम है, 1 लाख रुपीज़ की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि बड़ी एक नॉर्मल सी अमाउंट है अगर आप स्टॉक मार्केट के हवाले से देखें। तो अब उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे पता है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट डायरेक्टली जाऊंगा तो मुझे उसकी जो ब्रोकर होगा उसकी कमीशन फ़ी भी देना पड़ेगी, और उसके बाद इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना भी एक वैसे ही मतलब अजीब सा काम होगा। उसके अलावा उसको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी कंपनी फ्यूचर के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, कब इसने कौन से शेयर परचेज़ करना है, कौन से शेयर्स को सेल आउट करना है। सो आप ये कह सकते हो कि आपके जो एसेट्स हैं शेयर्स उनकी मैनेजमेंट भी प्रॉपरली नहीं हो सकती। तो फिर क्या होता है, एक दरमियान में इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होता है बैंक्स की फॉर्म में या म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म में, जिनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो पूल क्रिएट कर लेते हैं। ये एग्जांपल हमने क्लास में भी की थी कि वो पूल्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहला पूल होता है रिस्क इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। सेकंड पूल होता है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का, नॉर्मल रिस्क का, और थर्ड पूल होता है मिनिमम जो रिस्क होता है उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए ना 3 पूल्स बना लेते हैं। अब जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ये आपको पता है कि जब हम स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं, तो उसके अंदर जो रिटर्न होता है वो प्री डिटरमाइन नहीं होता है। मतलब वो मार्केट के मुताबिक चेंज होता रहता है, कभी रिटर्न ज़्यादा मिलता है, कभी कम होता है। सो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है आपके स्टॉक के अंदर, शेयर्स के अंदर, उस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की इन्वेस्टमेंट है। और सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताई है वो है नॉर्मल रिस्क, या आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज्ड रिस्क। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट को डेट की फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और एक पार्ट को सिक्योरिटी की फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब डेट पे आपको ये चीज़ क्लियर है कि डेट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स्ड होता है। वो चाहे मार्केट क्रैश होती है, मार्केट ग्रो करती है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता जाता है एनुअली या सेमी एनुअली, जो भी आपके एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया गया। सो इस सिनेरियो में क्या किया गया कि आधी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया ताकि रिस्क ले, क्योंकि आपको पता है फाइनेंस की बेसिक जो एक लाइन है वो क्या है कि रिस्क रिक्वायर कंपनसेशन। रिस्क हाई होगा तो आपका रिटर्न भी हाई होगा। तो हाई रिटर्न के लिए वो क्या करता है, 50% इन्वेस्टमेंट को
स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देता है और 50% इन्वेस्टमेंट जो उनसे है वो डेट में कर देता है, ताकि आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सो सेकंड पूल ये है। थर्ड पूल मिनिमम रिस्क। तो मिनिमम रिस्क किसमें आ जाएगा, आपके बॉन्ड्स वगैरह में, आपके डिबेंचर्स वगैरह में। सो इसमें आपका आ जाएगा मिनिमम रिस्क। तो इस तरह उसने 3 पूल बना लिया। अब आप क्या करते हो, आप अपने नेचर के मुताबिक, बिकॉज हर बंदे का नेचर डिफरेंट होता है। मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी इन्वेस्टर्स की, जिसमें एक सबसे पहले आ जाता था रिस्क अवर्सर, फिर आ जाता था रिस्क न्यूट्रलाइज्ड, फिर आ जाता था रिस्क सीकर। तो ये 3 टाइप्स बेसिकली होती है इन्वेस्टर्स की। तो आप अकॉर्डिंग टू योर नेचर, जो आपका नेचर होता है, पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, उसके मुताबिक आप कोई भी पूल सेलेक्ट कर लेते हो। अगर तो आप हाई रिस्क टेकर बंदे हो तो आप फर्स्ट पूल की तरफ जाओगे, अगर आप न्यूट्रलाइज्ड बंदे हो तो सेकंड पूल की तरफ, और अगर बिल्कुल आप रिस्क टेकर हो तो वो फिर थर्ड पूल की तरफ, मतलब रिस्क अवर्सर हो तो थर्ड पूल की तरफ आप चले जाओगे। तो इस तरह क्या करती है इंस्टीट्यूशंस, 3 पूल बना लेती है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको 3 बताया। पूल्स बना लेती है, फिर आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा करती है, उस पूल में डालती जाती है। ठीक है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को डालती जाती। जब वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो जाती है, फिर उस पूल के मुताबिक, लाइक अगर पूल डेट का है तो वो डेट में इन्वेस्टमेंट कर देती है कंपनी, अगर वो पूल आपका सिक्योरिटी का तो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके बैकएंड पे काफ़ी कैलकुलेशंस होती है। इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको पता होता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, इन नियर फ्यूचर मार्केट ग्रो करेगी या मार्केट क्रैश करेगी, उनको ये भी पता होता है। और उनको ये चीज़ भी पता होती है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन सी कंपनी ज़्यादा बेनिफिट देगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन सी कंपनी ज़्यादा बेनिफिट देगी। सो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली, म्यूचुअल वर्ड से पता लग रहा है कि जब एक पूल के अंदर डिफरेंट सेम नेचर के लोगों के फंड्स को इकट्ठा करके एक इंटरमीडियरी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये 2 चीज़ें हमने देख ली हुई है, लेकिन इसको आगे भी हम थोड़ा सा कंसाइजली देख लेंगे। सेकंड चीज़ है वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स के म्यूचुअल फंड्स बेसिकली वर्क किस तरह करते हैं। थर्ड में आपका आ जाता है स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसको हम एक डायग्राम के ज़रिए सीखेंगे। उसके बाद फिर आपके टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ जाती है, डिफरेंट टाइप्स, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स परफॉर्मेंस, इसमें हम इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे कि डिफरेंट जो बेनिफिट्स यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन योर म्यूचुअल फंड्स। और उसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स के जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं विद इन्वेस्टमेंट, उसको भी हम देखेंगे और उसको भी हम थॉरली पढ़ेंगे। सो ये बेसिक आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो आज हमने डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं म्यूचुअल फंड एंड इट्स कंसेप्ट। सो अभी हमने रिसेंटली सारी चीज़ को डिस्कस तो कर लिया, लेकिन चले फिर एक दफ़ा इसको थोड़ा सा आपके कंसेप्ट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। A mutual fund is a trust that pools together the savings of a number of investors who share a common financial goal। ठीक है, कि एक पूल होता है जिसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं और वो इन्वेस्टर्स का कॉमन फाइनेंशियल गोल होता है। जैसे मैंने बताया था, सेम नेचर के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, और इस तरह क्या किया जाता है, उनसे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और फिर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर्स, शेयर्स के अंदर क्या किया जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है आपका म्यूचुअल फंड्स का फ्लो क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स में आप क्या करते हो, इन्वेस्टर्स, सबसे पहले तो इसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स के पास पैसा होता है, वो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन ने डिफरेंट मैनेजर, प्रोफेशनल, MBA, CA, CFA, ये क्वालिफिकेशन है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो बंदे हायर किए होते हैं, वो मैनेज करते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी और किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है, स्टॉक में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और बैंक डिपॉजिट्स वगैरह में। ओके, उसके बाद फिर आ जाता है इसका फ्लो, कि ये वर्क किस तरह करता है।
सो इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है यहाँ से। सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टर्स के पास क्या होता है, पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, पूल देयर मनी विथ, कि वो अपने स्पेसिफिक पूल के अंदर पैसे सबमिट करवाते हैं, किसको, फंड मैनेजर्स को। फंड मैनेजर्स कौन से होते हैं, जो किसी भी कंपनी के अंदर ये जो से म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनको मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या होता है, फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, सिक्योरिटीज़ में। खाली सिक्योरिटीज़ नहीं होती, आप इसको ठीक है सिक्योरिटीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज़ में दोनों चीज़ें आ जाती है, स्टॉक भी आ जाता है और डेट भी आ जाता है। सो सिक्योरिटीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद फिर जनरेट क्या होता है, रिटर्न जनरेट होता है। अब ये रिटर्न किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। फिर कंपनी उस रिटर्न में से इन्वेस्टर्स का जितना पार्ट होगी वो दे देगी, फिर इन्वेस्टर उस पार्ट की इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर ये फ्लो इस तरह एक पैटर्न के तहत चलता रहेगा, ठीक है। इसी फ्लो को नेक्स्ट स्लाइड में भी बताया गया है। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई है कि डायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है। डायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, आप डायरेक्टली जो लैंडर्स होते हैं जिनके पास पैसे पड़े होते हैं वो अपने फंड्स लेके फाइनेंशियल मार्केट्स में जाते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कोई भी सिक्योरिटीज़ वगैरह जो भी आपने स्पेंड करना होता है, मतलब जो भी चीज़ आपने बाय करनी होती है। इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के पास जाते हो। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक कवर किया था वो था इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो उनका काम ही ये होता था कि वो फंड्स को मैनेज करते थे, लोगों से फंड्स लेते थे और जो उसके सेम नेचर के फंड्स को ऑब्टेन करना चाहते थे उन तक फंड पहुंचाते थे। सो फंड्स जाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के साथ, वो समटाइम फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती हैं या फिर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देती है और इसको आपके बॉर्डर्स को। और फाइनेंशियल अगर मार्केट्स के थ्रू करती है तो इसको हमने क्या कहा था, सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल, और ये प्राइमरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो ये बेसिक इसका फ्लो चार्ट है जिसमें ये बता रहे हैं कि किस तरह ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्किंग हो रही होती है। सो इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये ऑब्वियसली आपकी इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग है, क्योंकि आप फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू बारोड तक जा रहे हो, ठीक है। और इसी चीज़ को नेक्स्ट एक और डायग्राम में बताया गया हुआ है कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, सिक्योरिटी बाय करते हैं और सिक्योरिटी के अगेंस्ट रिटर्न आता है और रिटर्न अगेन इन्वेस्टर्स को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। ओके, इसके बाद फिर आ जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली या नॉर्मली आप देखें ना तो मेजरली देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ mutual funds. The first one is the open-ended funds and the second one is the close-ended fund. ये दो बेसिक टाइप है जो नॉर्मली मार्केट के अंदर यूज़ की जाती है। अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होता क्या है, पहले इसको हम समझेंगे फिर इन चीज़ों को देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ओपन एंडेड बेसिकली फंड्स ये होते हैं जब आप के पास मतलब इन्वेस्टर जो सा होते हैं वो कभी भी किसी भी फंड्स को सिक्योरिटी के फॉर्म में बाय कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है कि लेट्स सपोज समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए है, ठीक है, लेकिन ओपन एंडेड के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के पास अथॉरिटी होती है, वो जितने मर्जी अपने यूनिट्स को इशू कर ले। अगर आप देख रहे हैं कि आपके ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है तो आप इशुएंस अपनी बढ़ाते जाए, अगर कम हो रही है तो कम करते जाए। सो ओपन एंडेड के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि आपने जोन से इतने जोन से शेयर्स को ऑफ़र करना है और लाइक 10,000 शेयर्स ऑफ़र करना है, इसके बाद ऑफ़र नहीं कर सकते। और इसके अपोजिटली जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें ऑफ़र का एक टाइम पीरियड होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू वो टाइम पीरियड में लेट्स सपोज 1 मंथ है तो 1 मंथ के अंदर वो क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक शेयर्स इशू करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो जितने मर्जी शेयर्स इशू कर ले, स्पेसिफिक शेयर्स होते हैं 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन। सो स्पेसिफिक शेयर्स इशू करते हैं और उन शेयर से ज़्यादा वो इशू नहीं कर सकते। और ओपन एंडेड की जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो डायरेक्टली हो रही होती है, मतलब इसके अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड इन्वॉल्व नहीं होती है, एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन क्लोज एंडेड क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम बाय कर लेते हो यूनिट्स को फ्रॉम द साइड ऑफ योर कंपनी तो आप फिर उसकी ट्रेडिंग जैसे सेकेंडरी मार्केट में होती है
इसी तरह शेयर्स की सेकेंडरी मार्केट में, इसी तरह आप उसकी ट्रेडिंग फिर एक मार्केट में करते हो जिसको नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट का भी नाम दिया जाता है। तो ये बेसिक टाइप्स है म्यूचुअल फंड्स की। ओके, अब इनको पढ़ते थॉरली। द फर्स्ट वन इज द ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स के अंदर जो मैंने अभी बताया था आपको कि बेसिक चीज़ होती है वो ये होती है कि इसके अंदर कोई आपको लिमिटेशंस नहीं होती कि आपने कितने फंड्स इशू करने हैं, और अगर आपके यूनिट्स की या आपके फंड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है तो आप फंड्स को बढ़ा सकते हो। अगर आपके फंड्स की डिमांड कम हो गई है तो आप उस लिहाज से अपने फंड्स की जो वैल्यू या आप उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको कम कर सकते हो। सो इसको हम इधर से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। Open-ended funds is a type of mutual funds where there is no restrictions on the amount of shares that fund will issue। मतलब वही कि आप जितने मर्जी शेयर्स इशू कर सकते हो, जितना मर्जी आप फंड्स जो उनसे उसको रेज कर सकते हो। सेकेंड इज दी इफ द डिमांड इज हाई इनफ द फंड विल कंटिन्यू टू इशू शेयर्स नो मैटर हाउ मैनी इन्वेस्टर देयर आर। कि मतलब अगर आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो आप शेयर्स इशू करते जा रहे हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करना है सिर्फ। नेक्स्ट है ओपन एंडेड फंड्स ऑलवेज बाय बैक शेयर्स व्हेन इन्वेस्टर्स विश टू सेल। मतलब लेट्स से सपोज मैंने एनालाइज किया कि फ्यूचर में मुझे ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करके नहीं देगी, तो मैं अपने फंड्स को सेल आउट करना चाहता हूँ, तो मैं इस कंपनी को दोबारा जाके फंड सेल आउट कर सकता हूँ। और सेल करने की जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है म्यूचुअल फंड्स में वो रिडम्पशन होता है कि मैं अपने जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको रिडीम कर देता हूँ कंपनी को। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ईच म्यूचुअल फंड हैज़ डिफरेंट रिस्क एंड रिवार्ड। जैसे मैंने 3 पूल्स आपको बताए थे ना, तो हर पूल का डिफरेंट रिस्क था और डिफरेंट उसका रिटर्न था। इसी तरह हर जो भी आपका म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके डिफरेंट रिस्क होते हैं और रिस्क की बेस पे फिर उसके रिटर्न भी डिफरेंट होते हैं। ओके, और नेक्स्ट उसने ये बात बताई है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, मतलब अगर किसी का रिस्क हाई है तो उसका रिटर्न भी हाई होगा। ये 2-3 स्टेटमेंट्स में उसने इसी चीज़ को हाईलाइट किया। ओके, इसके बाद हमारे आ जाते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। अच्छा, क्लोज एंडेड फंड्स में मैंने आपको एक चीज़ क्लैरिफाई की है कि क्लोज एंडेड फंड्स जो से होते हैं हमेशा ये प्री डिटरमाइंड होते हैं और कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाएंगे। लेट्स से सपोज कुछ क्लोज एंडेड फंड्स 3 साल के लिए इशू किए जाते हैं, कुछ 5 साल के लिए इशू किए जाते हैं। और ये नंबर ऑफ जो इसके नंबर्स होते हैं वो बड़े मतलब स्पेसिफिक होते हैं कि आपने लेट्स से सपोज 1000 या 5000 शेयर्स इशू करने हैं, तो स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता ओपन एंडेड फंड्स की तरह के जितने मर्जी आप शेयर्स इशू कर लें। इसमें स्पेसिफिक नंबर होते हैं और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए की जाती है और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में की जाती है। मतलब सिर्फ एक मंथ आपको स्पेसिफाई किया गया तो उस मंथ के अंदर क्या होगा इसको बाय कर सकते हैं। लाइक ये सेकंड स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं अगर, तो क्लोज एंडेड फंड्स बिहेव मोर लाइकली द स्टॉक बिकॉज दे ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज एंड द प्राइसेस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड आफ्टर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रोसेस। कि आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में तो जो प्राइस होते हैं वो कौन डिफाइन करता है, वो जो आपकी कंपनी होती है, कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट या आप इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लें, तो वो डिफाइन करते हैं। लेकिन आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब आपका जो सिक्योरिटीज़ होती है वो सेकेंडरी मार्केट में चली जाती है, उसके बाद फिर जो उसकी प्राइस होती है उसको डिफाइन मार्केट करती है। उसके बाद आप इन्फ्लुएंस अंदर नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केट का रोल होता है, मार्केट उसको अप डाउन कर रही होती है। अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अगर डिमांड नहीं बढ़ रही तो उसकी जो प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। और अगेन वही चीज़ है कि क्लोज एंडेड फंड्स कैन बी ट्रेडेड बिलो देयर नेट एसेट वैल्यू और अबव। जैसे हमने पढ़ा था ना डिफरेंट जो होती है अंडर एंड ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटीज़ भी इसी तरह अपनी नेट वर्थ से कम या ज़्यादा पे ट्रेड हो सकती है और इसी तरह आपके क्लोज एंडेड फंड्स भी ट्रेड हो सकते हैं कम या ज़्यादा पे। दे आल्सो ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, एवरी सेलर मस्ट हैव अ बायर। ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के अंदर तभी सेल एंड परचेज होती है जब सेल करने वाला भी मौजूद हो और उसको बाय करने वाला भी मौजूद हो। लाइक मैंने अगर 1000 ग्लास शीशे के बना के रख लिए और उसको बाय करने वाला भी कोई नहीं है, तो वो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मार्केट होगी तब जब बाइंग एंड सेलिंग होगी। ठीक है, बायर और सेलर इन्वॉल्व हो गए।
और उसके बाद आ जाता है प्राइमरी मार्केट क्या होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ, तो इसको ज़्यादा थॉरली जाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखो जब आपने खुद ही इन्वेस्टमेंट करनी है ना, मतलब आपने अपने पैसे को खुद ही स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करना है, तो आप के पास ना तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस है, आपके पास ना तो इतनी ज़्यादा एक्सपर्टाइज है। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे माइट भी पॉसिबल है कि आप गलत जो सी सिक्योरिटीज़ है या स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करोगे तो बैंक्स वगैरह ने, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आते हैं जो इंटरनेट फाइनेंसिंग को प्रमोट करते हैं, उन्होंने स्पेशलिस्ट बंदों को हायर किया होता है जिनका काम ही होता है कि उन्होंने एनालाइज करना है कि कौन सा स्टॉक इन नियर फ्यूचर आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा और कौन सा स्टॉक ज़्यादा रिस्की है, कौन सा स्टॉक कम रिस्की है। तो ये सारे एनालिसिस पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट करती है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू दी आप ये कह लोगे थ्रू योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ओके, लिक्विडिटी इसकी हाई होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप जब चाहे उस स्टॉक को, उस सिक्योरिटी को, उस यूनिट को सेल आउट कर सकते हो जिसको हमने रिडम्पशन का नाम दिया था। ओके, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन होती है कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो वेल डाइवर्सिफाइड होता है, कि आपने डिफरेंट जोन से होते हैं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की होती है, जिससे आपका जो रिस्क होता है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। ओके, उसके बाद कन्वीनियंस है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने जो सा जो एक आपकी हेल्प आउट कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको सिर्फ पैसे जमा करवाने हैं। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सारा जो सा प्रोसीजर होता है, डीलिंग्स होती है, वो आपके एंड से आपको रिप्रेजेंट करते हुए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहा होता है। और नेक्स्ट आ जाता है टैक्स फ्री रिटर्न होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जो सा होता है कंपनीज में करते हो इन्वेस्टमेंट, तो डुअल टैक्स की एक पॉलिसी होती है जो कॉमन स्टॉक कंपनीज में होती है। सो उसमें क्या होता है कि आपको डुअल टैक्स देना पड़ता है। एक कंपनी की मैनेजमेंट पे करती है टोटल प्रॉफिट पे, और उसके बाद जो उसके ऑनर्स होते हैं उनको भी पे करना पड़ता है। तो इसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिलता है उस पर डुअल टैक्स नहीं होता, आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फैक्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होते हैं जो आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको हिट कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट रिस्क, आपकी पूरी मार्केट क्रैश हो गई। लेट्स सपोज आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की थी 2019 अगस्त में, और फेब के दरमियान, फेब तक आते आते 2020 आपकी पूरी मार्केट क्रैश होगी ड्यू टू दी पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से। सो मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है। इन्फ्लेशन रिस्क होता है। माइट भी पॉसिबल है कि आपकी जो आपको पैसे रिटर्न की फॉर्म में मिल तो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी हाई होगी कि आपकी परचेजिंग पावर पहले की निस्बत सेम रही है या उससे भी कम हो गई है। सो इन्फ्लेशन रिस्क भी होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो सी होती है माइट भी पॉसिबल है हाई हो जाए या कम हो जाए। पॉलिटिकल रिस्क होता है, ये काफ़ी रिस्क होता है क्योंकि ये आपकी डायरेक्टली अटैच होता है स्टॉक मार्केट के साथ। पॉलिटिकली अगर आपकी गवर्नमेंट इनस्टेबल है तो आपकी स्टॉक मार्केट भी कभी स्टेबल नहीं रहेगी, वो भी आपको डायनामिक डिफरेंट टाइप्स के आउटकम्स देगी। इसी तरह लिक्विडिटी रिस्क है, माइट भी पॉसिबल है कि आप अपनी सिक्योरिटी को सेल आउट ना कर सकते हो, आपके पास आपको अपनी मर्जी का बायर ही ना मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लिक्विडिटी भी रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो ये आपकी बेसिक आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड्स होते क्या, बेसिक कंसेप्ट क्या इनका, और उसके बाद आपने पढ़ा था इसका एक पैटर्न है कि किस तरह ये इन्वेस्टर से म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाते हैं और उधर से फिर इन्वेस्टमेंट होती है। ये पैटर्न हमने देखा था कि किस तरह फंड मैनेजर आपके फंड्स को मैनेज करता है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, आपको रिटर्न वापस मिलता है। और म्यूचुअल फंड की टाइप ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इसको हमने देखा। ओपन एंडेड में क्या होता है, आपके पास आप जितनी मर्जी शेयर्स को, स्टॉक को इशू कर सकते हो। क्लोज एंडेड के अंदर आपने स्पेसिफिक नंबर के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक इशू करना होता है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करना होता है।
बेनिफिट प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, लिक्विडिटी होती है, डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंस और टैक्स फ्री रिटर्न। और रिस्क फैक्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मार्केट रिस्क होता है, जैसे अभी कोविड-19 है, इन्फ्लेशन रिस्क होता है, अगेन कोविड-19 की वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम होता है जिससे आपकी सिक्योरिटी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा आपका पॉलिटिकल रिस्क होता है जो आपकी स्टॉक मार्केट के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। और आपका लास्ट पे लिक्विडिटी रिस्क होता है कि आप माइट बी पॉसिबल अपने स्टॉक को सेल ना कर सके। तो ये आपका आज का टॉपिक था। होप सो आप बच्चों को समझ आई है, लेकिन अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे बता देना। हम इन चीज़ों को, इन जो आपकी क्यूरीज है उनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलते हैं। खुश रहो बच्चों, अल्लाह हाफिज़।